हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें करूंगा। एंड जब आप मार्केट में जाओगे पीरियोडिक टेबल खरीदने के लिए, देन यू विल बी फाइंडिंग कि आपको कुछ इस टाइप का एक चार्ट मिलेगा। एंड इसको अगर आप अच्छे से देखोगे, देन यू विल बी फाइंडिंग देयर आर 118 एलिमेंट्स, जहाँ पे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है इनको एक साथ रखा गया है। ठीक है। एंड ये पूरा टेबल के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि देयर आर 18 कॉलम्स जिनको ग्रुप बोला जाता है। एंड देयर विल हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है। एंड इसी पीरियड को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर मैं स्मॉल एन की बात करूं, देन वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको आइडिया है। एंड अगर इस पूरे टेबल की मैं बात करूं, देन इस पूरे टेबल में देर आर 4 ब्लॉक्स। ग्रुप 1 एंड 2 को बोला जाता है एस ब्लॉक। ग्रुप 13 टू 18 इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक इनको बोला जाता है डी ब्लॉक। एंड आफ्टर लेंथनम and actinium, there are 14 elements which will start from 58 and it will end till 71. And again, it will start from 90 and it will end at 103. इनको बोला जाता है F block elements. And इनको बोला जाता है F block के अंदर like 58 to 71. They are lanthanoids. And this 90 to 103, they are called as actinoids. ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने बोला कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका एस सब सेल में जाएगा। दैट्स ऑल। आप कोई भी एग्जांपल ले लो। इफ आई टेक लिथियम इनटू कंसिडरेशन, आप अगर लिथियम लेते हो, देन लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? 1s2 2s1, राइट। सो अगर आप देख पा रहे हो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। एंड अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ओके, GEC फॉर एस ब्लॉक, then it has to be NS122, which means अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ठीक है, देन ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1। एंड अगर मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, देन ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS2। एंड ये N क्या है? N इज दिस पीरियड नंबर, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखने के लिए जाऊँ लिथियम वाले फैमिली का, ठीक है, then this is what like NS1 I was talking about, and ये बेरिलियम वाला it is like NS2, which means अगर आपसे कोई सोडियम का पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देन आपको वो नहीं लिखना है 1s2 2s2 एंड सो ऑन। आपको बस साफ साफ लिखना है कि सोडियम है, ओके, ये थर्ड पीरियड का है, देन इट विल बिकम 3s1, दैट्स ऑल। मैग्नीशियम का लिखना है, आप लिख सकते हो 3s2। कैल्शियम का लिखना है, आप लिख देना 4s2। स्ट्रॉन्शियम का लिखना है, आप लिख देना 5s2। इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि इसके पहले वाले जो होंगे वो भरे हुए होंगे। ठीक है। तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लाइक पी ब्लॉक, देन पी ब्लॉक के अंदर व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटर करेंगे कहाँ पे? पी ऑर्बिटल में ऑफ द nth ऑर्बिट। सो अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ, लाइक and you will be having group 13 to 18। जैसा कि मैंने बोला लाइक कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे will enter in p subshell, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल बी लाइक NS2 NS1 to 6। दिस इज द GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसके पहले वाले जो ऑर्बिट्स होंगे वो पूरे पूरे भरे हुए होंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 15, देन ग्रुप 15 तो ये वाला है,
एंड ग्रुप 15 अगर ये वाला है तो नाइट्रोजन के लिए आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 2, सो इट हैज़ टू बी लाइक 2s2 2p3, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला 1 to 6, सो आप देख पा रहे हैं अगर आप इसको 1 असाइन करोगे p1 देन दिस विल बी p2, p1 p2, तो 15 क्या हो जाएगा p3, 16 p4, 17 p5 एंड 18 p6। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं लाइक आर्सेनिक का बताओ, तो आपको आर्सेनिक का पीरियड नंबर पता चल जाएगा, क्या होगा 4, सो इट शुड बी लाइक 4s2 4p3, राइट। सो कर लोगे आप, चीज़ें आसान है। नाउ अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज ग्रुप मैं बोलूंगा लाइक की सीरीज है आपका, वन इज कॉल्ड एज 3D सीरीज, another one is called as 4D series, then you will have 5D series। ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, इट इज नथिंग बट दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो आप स्कैंडियम से लेके आप यहाँ जिंक तक जा रहे हो, देन यू विल फाइंडिंग की जो पीरियड है ये कौन सा है, इट इज पीरियड नंबर 4। एंड अगर मैं जेनेट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, then for D block elements it comes out to be n-1 D 1 to 10 and then ns 0 to 2। so this is a genetronic configuration of D block elements। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि D के अंदर जो ऑर्बिट्स यूज हो रहे हैं एंड S के अंदर जो ऑर्बिट्स यूज हो रहे हैं उनमें एक का डिफरेंस है। एंड इफ आई टॉक अबाउट लाइक कि D block elements क्या होते हैं, then you can simply saying it to be like जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक द वे आई हैव टोल्ड इट फॉर पी ब्लॉक, जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स विल इंटर इन n-1 D सबशेल, दैट्स ऑल। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया गया है, राइट। सो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स विल इंटर इनटू n-1 D ऑर्बिटल्स। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ग्रुप नंबर 3 to 12 विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड यहाँ पे जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो अगर आप देख पा रहे हो देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं लाइक पीरियड नंबर 4 से। सो अगर पीरियड नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं देन वहां पे यू विल बी गेटिंग 4s, एंड अगर 4s होगा देन डी क्या होगा 3D, राइट। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड कि ये जो है वो होगा 3D। अगेन ये 3D हो गया, देन फिर दूसरी वाली जो सीरीज है वो कौन सी होगी, इट हैज टू बी 4D, राइट। सो ये वाली सीरीज जो है वो हो जाएगी आपकी 4D, बिकॉज वहां पे पीरियड नंबर क्या है 5। देन फिर आप इसको क्या बोल सकते हो 5D, ये वाली पूरी सीरीज को बेसिकली यू हैव टू से इट टू बी लाइक it's a 5D, right, and so on। and यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे देन मैंने यहाँ जब लिखा है जेनेट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 D 1 to 10 ns 0 to 2। अब इसका जो ट्रेंड होगा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड S ब्लॉक एंड P ब्लॉक का जो ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चीज़ें मैच नहीं करेंगी। यू विल बी फाइंडिंग कि जितना आसान आपको आप एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने, जितना आसानी से आपने पी ब्लॉक का लिख दिया, उतनी आसानी नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक, बिकॉज डी ब्लॉक के अंदर देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो इस फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। एंड आपको तो पता ही अगर वो फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे देन वही आइडियल कैंडिडेट हो जाएंगे एग्जाम में आपके लिए। सो एनीवेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा मैं नहीं घुसना चाहता, बिकॉज ये सारे ब्लॉक्स आप अलग अलग सेगमेंट्स में बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाई करोगे इन कंप्लीट 11th एंड 12th। सो उसका आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन दे देना इज़ नॉट नाइस, फिर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है चीज़ें, राइट। सो उसको आप थोड़ा साइड करते हैं। एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर मैं बातें करने जाऊं कि इसका क्या डेफिनेशन होगा एंड ऑल, ये एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देन यहाँ पे आप फिर से वही बोल सकते हो कि लाइक कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है
वो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल इंटर ओके इन एफ ऑर्बिटल। एफ सब शेल लिख लो यार, ठीक है। एंड यहाँ पे जेनेट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? अब आप सोचो एफ आ रहा है, डी आ रहा था तो n-1 हो जा रहा था, तो एफ आएगा तो क्या होगा? n-2। यहाँ पे एफ एंड देन यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक 1 to 14, then n-1 d, then you will be having it to be like 0 to 1 and then ns2। ये आपको ध्यान रखना है। एंड एफ ब्लॉक जैसा कि मैंने आपको बोला कि यू विल बी फाइंडिंग लेंथेनॉइड्स उसके अंदर which will start from 58 to 71, and there you will be finding actinoids which is there from 90 to 103। ठीक है, so इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड अगेन इसको बॉटम में क्यों रखा गया है? बिकॉज ये जितना खूबसूरत लग रहा है आपको टेबल, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको बॉटम में रखा गया है, ठीक है। दरअसल ये बॉटम में इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखा गया है, ये एक्चुअली ऐसे होते नहीं है। अगर आप पूरे टेबल को देखोगे देन आप पूरे टेबल को अपना क्लासरूम का बोर्ड कंसिडर कर सकते हो, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कुछ यूं कंसिडर कर सकते हो कि बोर्ड के अंदर के प्लेन के अंदर देयर आर एलिमेंट्स विच इज अरेंज्ड, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब अंदर वाले एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर उस तरीके से करने जाएं तो फिर यहाँ पूरा रायता फैल जाएगा, इसीलिए इनको जो है वो साइड में अलग से लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। नाउ इस पूरे टेबल के अंदर यू विल फाइंडिंग कि एस ब्लॉक के अंदर जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं। एंड यहाँ पे आप एक सेग्रीगेशंस देख सकते हैं, लाइक यहाँ बोरोन है, एंड देन देखो आप सिलिकॉन जर्मीनियम, ठीक है, एंटीमनी, एंड देन इधर पे यू विल बी फाइंडिंग सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, दिस लाइक स्टटीन। ये जो है ये आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड इनके ऊपर ये सारे इधर ये जो है वो नॉन मेटल वाला केस है, ठीक है। ये सारे विल बी कॉल्ड एज नॉन मेटल्स, एंड इधर इनके पीछे मेटलॉइड्स के पीछे दे विल बी कॉल्ड एज मेटल्स, राइट ना। ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को याद भी करना है आपको ना। ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है अब इसको याद कैसे करना है? तो देखो ब्रो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना इनको याद करना विल नॉट बी टफ, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको भी याद करना विल नॉट बी टफ, बिकॉज पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट 12th में है तो वो आपको याद हो ही जाएगा फॉर श्योर। एंड एस ब्लॉक में तो कुछ है नहीं, ये बार बार आएगा। डी ब्लॉक भी पूरा 12th में है, सो एज ऑफ नाउ अगर आपको याद हो गया देन बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं हुआ है देन आपको ज़्यादा पेन नहीं लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो याद रखिएगा आप, खासकर ये जो 3D सीरीज वाले हैं इनको तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन निमोनिक्स थ्रू विच यू विल बी एबल टू बाय हार्ट इजिली। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो न्यूमोनिक्स बाय हार्ट न्यूमोनिक्स के माध्यम से बाय हार्ट कर रहे हो या फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो 3D सीरीज मैंने बनाया है ये ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जब डिस्कस होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देन वहाँ भी चीज़ें जो है वो स्ट्रेस दी जाती हैं कि ये आपको याद ही रखना है एटलीस्ट 3D। And as the time grows, you will be able to by heart it, so you don't have to take enough pain with respect to by hearting the things and all. Now, ये तो हम लोगों का widely accepted periodic table है। इसका बनना जो था वो इतना easy नहीं था, तो इसके पहले की हिस्ट्री के बारे में भी आओ चलो बातें कर लेते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने थियरीज दी थी, अप्रोच दिया था with respect to the development of the periodic table। Then आइए उन सारे के बारे में बातें करते हैं, जिसमें सबसे पहला है डोबर्नियर। डोबर्नियर जो था उन्होंने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, एंड आई बिलीव उनका शायद लकी नंबर 3 ही होगा, दैट इज वाई उन्होंने 3 एलिमेंट लिया, राइट। उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 लिया और उन्होंने बोला कि द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट विल बी द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। या फिर उन्होंने एक और बोला कि जो भी तीनों एलिमेंट्स हैं उनके मासेस जो हैं वो क्या हैं, नियरली द सेम। सो आप यहाँ बोल सकते हो कि एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो था वो एटॉमिक मास था, बिकॉज सारी चीज़ें एटॉमिक मास के भी यहाँ पे अभी डिस्कस की जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे देन पोटेशियम जो है वो 39 है, एंड लिथियम जो है वो 7 है, सो 7 + 39/2 = 23।
एंड Fe कोबाल्ट निकल आप देख रहे हो लाइक मासेस एंड ऑल जो है वो क्या है, नियरली द सेम है आप बोल सकते हो. सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ऐसा ट्रायड बनाया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया. एंड ऑफ कोर्स आपको तो पता है कि ये सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज आगे भी साइंटिस्ट बहुत सारे थे. इनफैक्ट डोवेर्नियर के पहले भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना अपना योगदान दिया था, जिसके अंदर प्रॉस्ट है, लेवॉइजर है. बट अगेन दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस टू डिस्कस. ये पूछ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट ट्रायड बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लिए मैंने आपको बता दिया है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है. देन यू कैन हैव इट अदर एग्जांपल्स आल्सो लाइक फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये भी ट्रायड बनाएगा. फिर सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, इसका भी उसने ट्रायड बनाया था. फिर उसके बाद से बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये भी आप ध्यान रखना. ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम. तो ये सारे भी एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके अंदर आपसे कुछ नहीं पूछेगा. ठीक है. उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया वो था न्यूलैंड. न्यूलैंड जो था वो रिलेट किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विथ देयर एटॉमिक मासेस. एंड उसके हिसाब से if the elements are arranged in the order of their atomic mass, the 8th element starting from given 1 is similar to the properties of the first one. उनका बोलना था कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी पहले से. यहाँ पे NS नहीं होगा, सोडियम होगा. सो वो जस्ट एक जो म्यूजिकल नोड होता है ना, लाइक सारे गामा है ना, पादा नीसा, लाइक दैट. सो अगेन फिर 8वां में फिर से वही सा विल कम. सो आई थिंक आप बोल सकते हो कि वो म्यूजिक के शौकीन थे, इसलिए म्यूजिक जब वो बजा रहे थे तो फिर उनको आइडिया लगा वहां से. सो जोक्स अपार्ट, लाइक यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो देन लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है एंड देयर आर ऑफ कोर्स लिथियम को लेके 7 एंड सोडियम वुड बी द 8th वन. सो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी. एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी तो आपको पता है कि एफ के बाद क्या आता है, बोलो. एफ के बाद क्या आता है? नोबल गैसेस, राइट. सो नोबल गैसेस आते, तो उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुए थे. उसके बाद है लॉथरमेयर. लॉथरमेयर जो था वो मस्त बंदा था. वो उसने क्या किया कि ही वाज फर्स्ट वन ओनली जिसने फिजिकल प्रॉपर्टी एक उठाई, एन एटॉमिक मास उसने उठाया एंड देन उसको उसने रिलेट कर दिया. ठीक है. सो आपको तो पता है जब आपको एटॉमिक मास पता चल जाएगा देन उस एलिमेंट की डेंसिटी भी अगर आपको नोन है देन आप एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लोगे, राइट. सो उसने वही किया, एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया. बहुत डिटेक्टिव टाइप था. एंड एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का उसने कर्व बनाया, ग्राफ बनाया. आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी आपके सामने है. एंड उसने सर्टेन चीजें ऑब्जर्व करी ग्राफ्स के अंदर. इस पीक पॉइंट्स को will be called as crest. It is just like a wave, है ना. एंड ये जो बॉटम पोर्शन है उनको उन्होंने क्या बोला? ट्रॉप. सो उसने जो चीजें ऑब्जर्व करी वो करी कि लाइक जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे कर्व के अंदर. एंड जो अल्कली मेटल्स थे, ठीक है, उन्होंने पीक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखा था. क्रेस्ट मींस यू कैन कॉल इट एज लाइक इट्स अ पीक पोजीशन. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में मैंने ऑलरेडी चीजें मार्क करी हुई हैं. एंड देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो थे दैट दे ऑक्यूपाइज द टॉप. सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो ट्रांजिशन ये जो ट्रॉप्स हैं लाइक बॉटम मोस्ट पोर्शंस हैं उस पे ट्रांजिशन मेटल्स होंगे. And then the halogens occupied the ascending position of the curve before the inert gases. अब आपको तो पता है कि अगर inert gas के पहले you will be finding what halogens. So halogens जो थे वो ascending positions में थे. आप जैसा कि यहाँ देख भी पा रहे हैं ये position जो है वो ascending है. यहाँ Cl है and यहाँ फिर क्या होगा? You will be having fluorine. तभी तो ऊपर सोडियम आ रहा है, right? Now alkaline earth metal
occupied the positions at about midpoint of the descending positions of the curve, which is pretty obvious. Like अब अल्कली मेटल के बाद क्या आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल ही आएगा. सो ये वाला जो पोजीशन है ये डिसेंडिंग पोजीशन से आप यहाँ देख पा रहे हो, कैल्शियम वेट कर रहा है ना. सो दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व. तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ऐसा चिंदी टाइप सवाल कि पीक पोजीशन पे कौन था, डिसेंडिंग पोजीशंस में कौन था, असेंडिंग पोजीशंस में कौन था, ड्रॉप पे कौन था एंड ऑल. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा. नाउ नाउ इज मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल. एंड अगर मैंडलीफ के बारे में बातें करूँ, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, तो ये इसका खुद के लॉ के ऊपर बेस था. ठीक है, एंड यहाँ पे चीज़ें जो थी वो एज पर हिम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. सो आप समझ रहे हो पीरियोडिक फंक्शन मतलब व्हाट. आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द सेम थिंग विल रिपीट एंड इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. यही उनका ड्रॉबैक था. बट हाँ, उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे लाइक अराउंड 63, उन्होंने ठीक ठाक तरीका बना दिया था सो दैट कि उन 63 एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट कर सकें. उसके बाद लाइक ही अरेंज देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, considering the fact that the elements with similar properties should fall in the similar vertical column. That is pretty much self understood. जो उनका सबसे खतरनाक चीज था वो ये था कि उन्होंने कुछ जगहें छोड़ रखी थी और उनका कुछ प्रेडिक्शंस था. इट वाज लाइक कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है, फिर कुछ जगहें छोड़ रखी है. उन्होंने बोला इट विल बी लाइक एका एल्यूमिनियम. बोला एलिमेंट जब डिस्कवर होंगे यहाँ पे देन इट विल बी एका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम से मिलता जुलता. एंड उन्होंने बोला कि उसकी एटॉमिक मास जो होगी वो 68 होगी. देखो, एंड लेटर ऑन इट हैज बीन फाउंड आउट दैट कि जो एलिमेंट आया इट वाज लाइक गैलियम. एंड गैलियम जो था वो उसका मास जो था वो कितना था, 70. आप देख रहे हो कितना मैच कर रहा है डेटा, है ना. सिलिकॉन के नीचे भी लाइक जगह छोड़ दी गई एंड इट वाज लाइक ए का सिलिकॉन. एंड later on it has been observed that कि the elements which came was like germanium. उनके हिसाब से उन्होंने जो मास प्रेडिक्ट करी थी वो थी 72 एंड लेटर ऑन जब जर्मीनियम खोजा गया राइट, सो वो कितना निकल कर आया 72.6. दिस वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस मैंडलीफ बिकॉज जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनके बारे में बातें करना एंड ऑल was very much tough. So उन्होंने जो भी बातें करी more or less उसकी जो आइडेंटिटी थी वो सेम निकली. There are certain drawbacks also. वो ड्रॉबैक्स क्या था, एज पर मैंडलीफ उन्होंने हाइड्रोजन का पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर पाया कि वो कहाँ रहेगा. देन उन्होंने आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में कुछ बातें नहीं करी. लाइक आपको तो पता है आइसोटोप्स लाइक सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. सो उनके मासेस, अगर मासेस के बिहाफ पे वो सारा चीज़ कर रहे हैं एंड देन जो आइसोटोप्स थे उनके भी मासेस में डिफरेंसेस था. एंड अगर उनके मासेस में डिफरेंसेस था देन यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट राइट. बट उन्होंने उनको जो है वो उनके बारे में कुछ बातें नहीं करी. उसके बाद ही वायलेटेड हिज ओन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एट सम प्लेसेस. इसका मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में चीज़ों को जो है वो अरेंज करेंगे. एंड अरेंजमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले डाल दिया पोटेशियम से एंड आर्गन का मास इज लाइक 40, पोटेशियम इज लाइक 39. तो ये तो गड़बड़ हो गया उनके लॉ के हिसाब से. फिर उन्होंने लाइक टेलुरियम को पहले डाल दिया कंपेयर टू आयोडीन. सो टेलुरियम इज लाइक 127.2 एंड आयोडीन इज लाइक 126.9. तो ये उनके फिर ड्रॉबैक्स थे. ना उसके बाद आया अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो ऑफ कोर्स मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एम्बिग्यूटीज थी जिसके कारण लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है. ये बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन से बना था लाइक रेंज, वर्नर, बोर एंड इट वाज बेस्ड ऑन मोज़ले का लॉ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोज़लेस लॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल. एंड आपको तो पता है मोज़ले का लॉ क्या है. फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन सवाल भी करें, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी. एंड यहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं राइट. ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड जेड क्या है, वही एटॉमिक नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी इन न्यू. ये न्यू क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो मोज़ले का लॉ इज लाइक कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल थे एंड उनके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन
बीम ट्रांसमिट कराया गया एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि देयर वेर डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस विच वेर एमिटेड, जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो थी वो क्या थी, वो अलग अलग थी, एंड दे वेर फॉलिंग आउट टू बी इन द रीजन ऑफ एक्स रेज, राइट. सो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रेडिएशंस एंड ऑल वेर एमिटेड which was having different different frequencies. So उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया वर्सेस जेड एंड ही प्लॉटेड ग्राफ. एंड जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया देन अगेन लाइक एज आई टोल्ड कि एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन द बिगनिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे मास को ही लेके थे. सो उन्होंने पहले स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास लिया एंड ही फाउंड दैट कि देयर आर द ग्राफ एंड ऑल इज नॉट लीनियर. ठीक है, बट उनके दिमाग में आया कि चलो आप एटॉमिक मास ले रहे हो तो ग्राफ लीनियर नहीं आ रहा है, व्हाट विल हैपन अगर मैं एटॉमिक मास के बदले अगर एटॉमिक नंबर ले लूं. देन उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया एंड सरप्राइजिंगली व्हाट ही नोटेड वाज कि इट केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन आया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वही द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element are the periodic function of their atomic number, not mass. That is why अब elements का classification and उनको एक जगह रख पाना was even much easier compared to the other scientists. Because other scientists जिन्होंने जो कुछ भी दिया वो भी सही था, but considering कि elements बार बार discover हो रहे थे, अब जो discover नए वाले आ रहे हैं उनको उनके rule के अंदर fit कर पाना was tough. और ये क्या था, ये सबों को ऐसा set कर दिया. ठीक है, then again like if elements are arranged in order of their increasing atomic number, then after a regular interval elements with similar properties are repeated. ठीक है, and इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसी चीज को like कहा जाता है periodicity. So this was with respect to the development of the periodic table and the final periodic table that we have in the market. नाउ नेक्स्ट थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू साइज. ये साइज जो है ये आपको बहुत ट्रबल करने वाला है, अपन को समझना है कि ये क्या होता है. सो अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखने जाओगे देन आप देख रहे हो कि देयर आर टू थिंग्स. वन इज लाइक आप रोज के अंदर जा सकते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड आप कॉलम्स के अंदर जा सकते फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, सो जब आप रोज के अंदर जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू आर फाइंडिंग दैट कि जो आपका एन है पीरियड नंबर वो क्या हो रहा है, सेम है. जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो देन यू आर फाइंडिंग कि जो आपका एन है वो एन क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है. एंड एज पर बोर आपको तो पता है कि अगर एन इंक्रीज होगा देन रेडियस क्या होगा, बोलो. रेडियस विल इंक्रीज, राइट. 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड. एंड अगर रेडियस बढ़ेगा तो बेसिकली आई कैन से साइज बढ़ेगा. ना इस एटॉमिक साइज के अंदर एक वर्ड निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट इट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले आप समझिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है. इट इज नथिंग बट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, दैट्स ऑल. एंड एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर चार्ज के. अगर चार्ज जितना ज्यादा साइज जो है वो उतना ही कम. सो बेसिकली ये मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू विल हैव न्यूक्लियस, राइट. न्यूक्लियस के चारों तरफ यू विल हैव ऑर्बिट्स एंड ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. अबाउट कि दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, देन यू विल बी सेइंग कि चूंकि न्यूक्लियस विल बी लाइक पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली, सो देयर विल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और ये अट्रैक्शन अगर जितना ज्यादा होगा साइज उतनी कम होगी, एंड ये अट्रैक्शन जितना कम होगा साइज जो है वो उतनी ज्यादा होगी. नाउ यहाँ पे सिर्फ ये चीज नहीं होता, देयर इज हैविंग ये जो आपके जो इनर ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसलिए इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को जब आप देखोगे उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन. इसीलिए आप सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बातें नहीं करोगे, आप इंस्टेड जेड इफेक्टिव के बारे में बातें करोगे. ठीक है, ओवरऑल.
सो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अ चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड अभी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाउ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। सो इफ इट इज जेड इफेक्टिव देन इट इज लाइक जेड विच इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। एंड इस सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। द सिग्मा इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और यू कैन कॉल इट एज शील्डिंग कांस्टेंट आल्सो। तो बेसिकली क्या है, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल। एंड दूसरा क्या है? दूसरा वही है जो मैंने शुरू में बातें करी थी, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, सो देयर विल हैव अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो नेट कितना है? नेट, सो नेट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। एंड अगर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली शील्ड कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एंड अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा देन साइज क्या होगी? साइज बढ़ जाएगी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली प्रोटेक्ट, इट इज नथिंग बट प्रॉपरली शील्डिंग ओनली, प्रॉपरली स्क्रीनिंग ओनली, राइट? अगर वो शील्डिंग बहुत अच्छा होगा देन ये इलेक्ट्रॉन एंड ये न्यूक्लियस के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। एंड अगर वो कम हो जाएगा देन साइज बढ़ जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो प्रॉपरली नॉट बीन प्रोटेक्टेड, देन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा देन उससे क्या होगा? साइज विल डिक्रीज। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है बेस्ड ऑन टॉकिंग अबाउट साइज बढ़ेगा या कम होगा। एंड दिस इज व्हाट इज ओवर रिटन हियर ऑल्सो कि बिटवीन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स the valence electron are unable to experience the attractive pull on the actual number of protons in the nucleus. Now, these electrons act as a shield between the valence electrons and protons in the nucleus, right? The presence of these shielding electrons reduces the electrostatic attraction between the protons in the nucleus and the valence electrons. So basically it will be reducing the electrostatic attraction which is because of this inner electrons के repulsion के कारण. And the concept of effective nuclear charge allows us to account for the effect of shielding on the periodic properties. And सबसे पहला that is with respect to size, अपन size के बारे में बातें कर रहे थे, right? So हर एक एलिमेंट के लिए Z effective आपको कैलकुलेट करना होगा. There is a theoretical कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इट, जहाँ पे अपन ये जो सिग्मा है, बहुत लोग इसको विसल बोलते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है इसको विसल बोलता है, तो इस विसल की वैल्यू जो है वो दरअसल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। विद दिस टिल देन टेक केयर, बाय बाय।